करते हैं, जैसा कि आप थंबनेल देखे होंगे कि आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है और जिसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ मटेरियल। आप 10th लेवल में भी देखे होंगे कई टाइप का मटेरियल था, जैसे कि कंडक्टर, इंसुलेटर, दो था। और यहाँ पे जो हम देखेंगे, यहाँ पे एक्चुअली दो के बाद भी देखेंगे कुछ चीजें हैं जिसका नाम है सेमीकंडक्टर और एक है सुपर कंडक्टर। तो इसके बारे में भी यहाँ पे देखेंगे। तो आपने जो 10th में पढ़ा है, जो 8th में पढ़ा है, उसका कॉन्सेप्ट ही थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, जिसको कि आपको समझने में आसानी होगी। तो हम पहले इंसुलेटर और कंडक्टर यानी 10th लेवल में क्या देखते थे उसके बारे में देखेंगे, फिर 12th लेवल के बारे में देखेंगे। दूसरा टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और आपको समझना भी चाहिए, और क्योंकि ये आगे आने वाले चैप्टर जैसे कि कैपेसिटर है उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, इसलिए इसको समझना जरूरी है और इसी से रिलेटेड है, इसलिए इसको समझेंगे। तीसरा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्कोप। तो एक्चुअली हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ मटेरियल और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एक में बनाएंगे और इसको पार्ट 2 बना देंगे। लेक्चर का पार्ट 1 ये पार्ट 2, यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप का अलग से ही बना देंगे। देखिए इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में अगर थोड़ा सा देखें, इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है और आप जैसे जैसे 12th में आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर में आपको अलग अलग डिवाइस मिलते जाएगा। तो कई डिवाइसेस है जो हमारे 12th में पढ़ना है, जैसे वांडर दी ग्राफ जनरेटर अगला चैप्टर में, उसके बाद आपको साइक्लोट्रॉन, उससे भी आगे जाइएगा तो डायनेमो, उसके भी आगे जाइएगा ट्रांसफॉर्मर। तो कई तरह का आपको डिवाइसेस मिलते जाएगा, फिर आप उसको रेक्टिफायर, तो कई तरह का डिवाइसेस आपको मिलेगा इस 12th के चैप्टर में। यानी कि हर डिवाइस के बारे में मैकेनिज्म आपको समझना जरूरी है, कैसे काम करता है यानी कि वर्किंग। दूसरा है उसका प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, किस सिद्धांत पे ये काम करता है। दूसरा उसका कार्य करने का तरीका क्या है, किस तरह से काम करता है। तो वो मैकेनिज्म आप समझेंगे जब, तभी आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट भी आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा और समझ में भी बेहतर आएगा। तो हर चीज का मैकेनिज्म यानी कि वर्किंग समझना जरूरी है। तो हम इसमें भी कोशिश करेंगे आपको पूरी तरह से वर्किंग समझे। देखिए इस टॉपिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों जरूरी है, आप 10th में भी पढ़े टाइप्स ऑफ मटेरियल, कंडक्टर, इंसुलेटर, यहां भी पढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। वहां पे हम थोड़ा सा डेफिनेशन पार्ट टाइप का देखे थे और यहाँ पे हम डिटेल देखेंगे कि एटॉमिक लेवल पे कैसे काम करता है इलेक्ट्रॉन, कैसे मूव करता है, आखिर क्या चीज सिचुएशन आती है कि इलेक्ट्रॉन को जाना पड़ता है, मूव करना पड़ता है, कैसे, ये सारा घटना हम इसी में स्टडी करेंगे। कंडक्टर को पूरा एटॉमिक लेवल पर देखेंगे, इंसुलेटर को एटॉमिक लेवल पर देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। अच्छा, दूसरा पॉइंट है, इस लेक्चर के बाद जितने भी लेक्चर आएगा उसमें ये बातें आपको जरूरत पड़ेगी और इसीलिए जो भी बच्चा इसको देख रहे बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, हल्का सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए जरूरी है और इसको ध्यान से देखिएगा, तभी आप अगला आने वाला लेक्चर को समझ सकते। अब चलते हैं हम टॉपिक की ओर और देखते हैं टॉपिक क्या है। तो हम इसमें दो तरह से एनालिसिस करेंगे, 10th लेवल में किस तरह का बातें जानते थे और फिर हम इंटर स्तर यानी 12th लेवल पर देखेंगे कि इसमें क्या क्या बातें अलग थी जो 10th में नहीं देख पाए थे, वो चीज भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले 10th लेवल पर देखते हैं कि 10th लेवल में किस तरह का कॉन्सेप्ट राइज किए थे हमने कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। तो टाइप्स ऑफ मटेरियल दो तरह का बांटा गया। ये बांटने का जो आधार है वो आधार क्या है, असल में ये जो हम बांट रहे हैं दो तरह का, ये इसका आधार रेसिस्टेंस है। आप रेसिस्टेंस 10th क्लास में पढ़े हैं, उसी के आधार पर रेसिस्टेंस किसका, इलेक्ट्रिकल कोई कंपोनेंट है या कोई डिवाइस है, कोई मटेरियल का है, तो उस मटेरियल में रेसिस्टेंस होता है। क्यों होता है ये हम इसके जस्ट आगे देखेंगे, आप वीडियो पे बने रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिक हमारा क्या है, किस आधार पर बांटे हैं इसको, रेसिस्टेंस के आधार पे। तो कितना कोई वस्तु करंट को जाने देता है और नहीं जाने देता है, इसी आधार पर बटा हुआ है। ऐसे तो मटेरियल का टाइप अब कई तरह के देखे होंगे, एसिड, बेस, सॉल्ट, वो भी टाइप है मटेरियल का। केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो वो पास होने देता है
या नहीं होने देता है, इसी का आधार पर हमने कैटेगरी बांटा है। तो कैटेगरी पहला है कंडक्टर। कंडक्टर का देखिए डेफिनेशन जो आपने 10th में पढ़ा था वो क्या था, द सब्सटेंस विच कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी इजिली इज कॉल्ड कंडक्टर। आप इसका मतलब समझ गए हैं, पदार्थ वह पदार्थ जो आसानी से विद्युत धारा को प्रवाहित कर दे, संवहन कर दे, उसको हम कहते हैं चालक। और हिंदी मीडियम का बच्चा जो भी है वो उसको शिकायत है कि थोड़ा सा अंग्रेजी ज्यादा हो जाता है, समझ नहीं आता। तो देखिए हम अक्सर हिंदी में बोलते हैं, कुछ कुछ हो सकता है कि छूट जाए जो हिंदी में नहीं बोलते, तो हिंदी वाले बच्चे को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और जो बोलते हैं आप उसको लिख लीजिए तो वो परिभाषा के तौर पर ही काम आ जाएगा, और बाकी परिभाषा तो आप किताब में भी देखोगे। यहाँ तो देखिए मेन टीचर का काम परिभाषा लिखाना नहीं है, बस परिभाषा को समझाना है, टर्म को समझाना है। अगर आप चीजों को समझ जाते हैं तो परिभाषा तो किताब में भी आप पढ़िएगा तो किताब से भी ढूंढ के निकाल लीजिएगा। तो परिभाषा मैटर नहीं करता है, मैटर करता है चीजें आप समझ रहेंगे। तो टीचर का काम है बस आपको ऐसा तरीके से प्लेस करे, आपके सामने रखे कि वो चीजें समझ में आ जाए, उसका कार्य समझ में आ जाए, उसका मैकेनिज्म समझ में आ जाए। डेफिनेशन लिखने या लिखाने का काम टीचर का ऐसे भी नहीं है। वो तो कई टीचर करते हैं, छापवाते हैं, तो वो छापने अगर है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको समझना है तो जरूर बने रहिएगा वीडियो पर, आपको समझ में जरूर आएगा। ये चीज का हम 100% गारंटी देते हैं कि जो भी चीजें हम यहाँ पे देंगे आपको बिल्कुल समझा देंगे। चलिए दूसरा देखिए, इंसुलेटर। इंसुलेटर के बारे में अगर हम डेफिनेशन देखें जो 10th बेसिक लेवल पर था, क्या था, द सब्सटेंस विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इंसुलेटर। वह पदार्थ जो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करती है उसको हम अचालक कहते हैं। और ये कई तरह का हो सकता है, जैसे कि आप सॉलिड में देखते हैं, लकड़ी, कांच, ग्लास जो होता है वो भी नहीं करता है। बहुत सारा हमारे आसपास, जैसे ये पेन है, ये प्लास्टिक का है, ये भी नहीं करेगा। और भी जैसे लिक्विड में, जैसे प्योर वाटर, वो भी नहीं करेगा। हाँ, पीने वाला वाटर कंडक्टर हो जाएगा क्योंकि उसमें मिनरल सॉल्ट मिला हुआ है। लिक्विड में भी है, गैस जितने भी हैं सारे, वो सब के सब इंसुलेटर है। और अगर उसको हम हाई टेम्परेचर देते हैं तो वो कंडक्टर बन जाता है। ये हम आगे अभी देखेंगे। चलिए, हमने देखा कि 10th लेवल पे इस तरह का कॉन्सेप्ट था। अब हम देखते हैं, अगर मान लीजिए प्रैक्टिकली अगर आपको समझना है कि किस तरह का कंडक्टर व्यवहार करता है या कैसे हम जाने कि ये वस्तु कंडक्टर है या नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा आगे हम करें। अगर हम प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं कंडक्टर कौन है, इंसुलेटर कौन है, तो हम एक थोड़ा सा छोटा मोटा प्रैक्टिकल कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बिजली के यानी कि जो डायरेक्ट हमारे यहाँ एसी सोर्स आता है, 220 वोल्ट आता है, आप उससे ऑपरेट नहीं कीजिएगा, अदरवाइज शॉक लग सकता। सिंपल सा बात है, जो आपको बता रहे हैं उसको बड़ा सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बड़ा ही डेंजरस होता है। अगर आपको नहीं पता है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। जो आपको बता रहे हैं उस तरीके से चलिएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। आपको लेना है एक बैटरी, 6 वोल्ट का लीजिए या 12 वोल्ट का लीजिए, जो मर्जी लीजिए। और यहाँ पे आपको 6 वोल्ट का बैटरी या 12 वोल्ट का, प्रैक्टिकल करने वाले 4.7 वोल्ट का भी बैटरी मिल जाता है। तो 4-5 वोल्ट तक का बैटरी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। या आप पेंसिल बैटरी ले लीजिए 2 गो। एक पेंसिल बैटरी जो होता है वो 1.5 वोल्ट का होता है। तो अगर ये 1-2 बैटरी आप इस तरह से सीरीज में जोड़ देते हैं तो ये लगभग 3 वोल्ट हो गया। तो ये 3 वोल्ट आपका कारगर है, ये प्लस है और ये माइनस है। आप इसको यूज कर सकते हैं इसी के लिए। अच्छा, एक बल्ब लीजिए एलईडी वाला, एलईडी वाले बल्ब लीजिए और इसके ऊपर में एक डंडा रखिए। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। यहां भी बैटरी रखे हैं, 6 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, जितना रखना है। एक एलईडी बल्ब लीजिए जो आपके पॉसिबल है। यहां पे इस तरह का हमने एक डंडा रखा। अब ये डंडा मान लीजिए कई तरह का था। एक डंडा था ए, लोहे की, बी डंडा था प्लास्टिक की, सी डंडा था कॉपर की, डी डंडा था कांच की। कहने का मतलब ग्लास, ये है प्लास्टिक, ये है आयरन। अब सवाल ये है कि अगर हमने
यहां पे ए डंडा को डालें तो क्या ये बल्ब जलेगा? तो बिल्कुल जलेगा। एलईडी बल्ब ग्लो करेगा। अगर यहाँ लोहे का रॉड या छोटा सा अगर लोहे का छड़ अगर डाल देते आप इस गैप में, ए यहाँ जो ए ये वाला ए भी नहीं रखने, अच्छा यहाँ ए है, ये पी और क्यू के बीच में अगर हम छड़ रखते हैं तो ये आसानी से हम देखते हैं कि बल्ब जलता है। तो समझ जाते हैं, चलिए इसको हम क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। बी को डालिए प्लास्टिक, क्या जलेगा? नहीं जलेगा, कोई बात नहीं, ये नहीं जला तो वो क्या हो गया? इंसुलेटर। कॉपर, कॉपर को डालिएगा ये जलेगा, ये नहीं कि ये कॉपर क्या है? कंडक्टर है। तो ये दोनों क्या है? कंडक्टर है। और इन दोनों को रखने से यहां पर देखिए इस तरह से कि अगर हम ऐसे रखते हैं तो यहाँ पे ये काम नहीं करता है, बल्ब नहीं जलता है। तो इसका मतलब इसको सिंपली हम बोल सकते हैं ये दोनों क्या है? ये दो इंसुलेटर है। और जैसे कि अगर यहाँ कुछ नहीं भी रखें तो देखिए यहाँ पे हवा तो है, क्या बल्ब जल रहा है? हवा भी एक पदार्थ है, बल्ब जल रहा है? नहीं जल रहा है। तो इसका मतलब हवा भी क्या है? इंसुलेटर है। थोड़ा सा इसके बाद जो हम देखेंगे वो है इंटर लेवल पे, कि इसी कंडक्टर के अंदर एटम जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का व्यवहार कैसा होता है, जो कि वो कंडक्टर वाला गुण दिखाता है। और इसके अंदर देखेंगे कि ऐसा क्या मटेरियल के अंदर एटम का व्यवहार होता है जो कि ये इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। तो चलिए हम इसको आगे, अभी हमने देखा कि ये वाला जो बल्ब है इसको लगाने से, इस रॉड को लगाने से ये बल्ब जल उठा, तो इसका मतलब इसका नाम हो गया कंडक्टर है। अब ये कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इसको बहुत ज्यादा जूम कर दीजिए, इतना जूम कीजिए कि इसके भीतर का एटम नजर आने लगे। तो क्या ये अगर मटेरियल इतना बड़ा है क्या इसमें एक ही एटम होगा? इसमें तो बहुत सारा एटम होगा। इस तरह का भी इसको भी जूम किए और ये भी देखे एटम के लेवल में, तो ये भी बहुत सारा एटम दिख रहा है। तो मान लीजिए अभी हम इतना तो दिखा नहीं सकते, बहुत कम दिखाएं, 3 एटम दिखाएं। अब देखिए इसके अंदर व्यवहार कैसा होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो इसके हर जगह पर मौजूद है, हर ऑर्बिट में मौजूद होगा। इस कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन होगा, इस कक्षा में, इस तरह से सारे जगह इलेक्ट्रॉन होगा। और इसके बाहरी कक्षा वाले में भी इलेक्ट्रॉन कुछ है। देखिए सभी जगह इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एटम में, हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन है, इसके भी हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन है। दोनों अभी दिखने में सेम लग रहा है। अंतर कहां होता है कि ये इंसुलेटर हो जाता है, ये कंडक्टर होता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब इसका जो व्यवहार है इलेक्ट्रॉन का, अगर इसमें हम कोई वोल्टेज नहीं लगाएं, यहां से अगर हम इसमें एक बैटरी लगा दें तो बात अलग थी, लेकिन अगर हम ये बैटरी भी ना लगाएं तब देखते हैं क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरह से यहां पे आता है और फिर ये यहां आता है। कहने का मतलब क्या है कि इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहरी कक्षा, एक एटम का सबसे बाहरी कक्षा ये हुआ, इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये बिल्कुल फ्री है, यानी कि बहुत ही कम एनर्जी से बंधा है। और जब ये कम एनर्जी से बंधा है तो इस न्यूक्लियस के साथ और इसका अटैचमेंट बहुत कम लगाव है, और ये एक तरह से समझिए फ्री है, हल्का इसमें बंधन है। और जब ये फ्री के तरफ व्यवहार करता है तो ये मूव करता है, एक एटम के ऑर्बिट से दूसरे एटम के ऑर्बिट पर जाता है, फिर ये इस तरह से तीसरे पर जाता है। इसी तरह से इसका भी इलेक्ट्रॉन इस तरह से जिधर तिधर जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के अलावा तीसरे एटम, यानी पूरे इस तरह के कंडक्टर के अंदर, यानी सतह के भीतर पूरा मूव करता है। और वो भी किस तरह से? एक डायरेक्शन में नहीं, जिधर तिधर, यानी रैंडमली मूव करता है। इस तरह के व्यवहार जो भी चीज शो करता है उस तरह को मटेरियल को हम कहते हैं कंडक्टर। अब रही बात इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो इसका भी चक्कर लगा रहा है। देखिए जब तक कोई एटम के चारों साइड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा, चाहे वो मैटर हो, कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगा रहा होता है। लेकिन इसमें एक चीज का फर्क है जो इसके तरह नहीं है। वो क्या है? इसका इलेक्ट्रॉन इतना बंधा हुआ है टाइटली, आउटर मोस्ट वाला, बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन इतना टाइटली बंधा हुआ है न्यूक्लियस से कि ये अपना ऑर्बिट छोड़ता ही नहीं है, तो ये दूसरे पर जाएगा ही नहीं। और जब ये जाएगा ही नहीं तो ये फिर एक तरह का, आप देखिए जब इसको आप सर्किट से जोड़िएगा तो ये क्या होगा, सर्किट में जोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे माइनस ज्यादा हो गया क्योंकि ये नेगेटिव पोलरिटी है, अच्छा यहाँ पे प्लस हो गया। अब ये क्यों कह रहे हैं माइनस प्लस हो गया, इसका भी मैकेनिज्म हम आगे वाला लेक्चर में बताएंगे। तो बस आप इसको इतना समझिए कि यहाँ पे प्लस है तो इस जगह पे प्लस हो रहा है, इस जगह माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो रहा है। अब देखिए ये माइनस इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा और ये इधर भगाने की कोशिश करेगा। जब ये इधर भगाने की कोशिश करेगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन
इससे बंधा है न्यूक्लियस से टाइटली, तो ये इसको छोड़ नहीं रहा अपना ऑर्बिट, तो ये दूसरे पर तो आएगा नहीं, और जब ये आएगा नहीं तो फिर ये करंट पास कैसे करेगा, क्योंकि करंट जो होता है वो तो होता है चार्ज के मूवमेंट का, और चार्ज तो यहाँ मूव करने नहीं दे रहा है क्योंकि हर एक एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन को बांध रखा है। इसी वजह से ये करंट को पास नहीं होने देता है और ये बल्ब नहीं चलता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक इंसुलेटर के अंदर जो एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका व्यवहार कंडक्टर से हटके है, और यही व्यवहार इसको बल्ब को जलने से रोकता है, करंट के प्रवाह को रोकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होता है जो कि करंट को बनाता है। और जब इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेगा कहीं एक जगह से तो वो करंट कैसे पैदा करेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये मूवमेंट इसमें होता है ऑर्बिट में, लेकिन ये इस ऑर्बिट पर नहीं आने देता है। आप इसको इस तरह से समझिए, मान लीजिए एक समाज है जो गांव है, उसमें इस तरह का है, गांव में 10 घर है, 50 घर है, इस तरह का एक गांव है। कंडक्टर को एक रिप्रेजेंट कीजिए, मान लीजिए गांव से, इंसुलेटर को मान लीजिए शहर का एक कॉलोनी है। दोनों में देखिएगा अंतर बड़ा इंटरेस्टिंग है। गांव के अगर 10 घर है या 20 घर है, उसके 2-2, 4-4 मेंबर भी हैं, तो लगभग 40-45 मेंबर है। इस 40-45 मेंबर में एक फ्रीडम वाली बात है कि वो एक घर से दूसरे घर में आ जा सकता है, लेकिन इंसुलेटर में आप देखिए शहर का एक जो क्वार्टर होता है उसका आदमी दूसरे क्वार्टर में नहीं जा सकता है आसानी से। ये बड़ा डिफिकल्टी है ये समाज में दिखता है, ये आप बड़े बड़े सोसाइटी में आपको ऐसा नजर आएगा। अब देखिए जब ये एक दूसरे में मूवमेंट नहीं है, एक घर से दूसरे घर में नहीं जा सकता, आ जा सकता है फ्रीली एक सदस्य, कोई भी सदस्य, इसमें ऐसा नहीं है। ये गांव का है, आदमी एक दूसरे से मिलता जुलता है, आराम से एक घर दूसरे घर से आता जाता है। तो इस तरह का जो भी कंडीशन फुलफिल करता है या दिखता है वो हमारे गांव में दिखता है। और यही वाला जो सिस्टम एटॉमिक लेवल पर अगर हम देखें तो इसी को हम कहते हैं क्या, कंडक्टर। तो आपको समझ में आ गया होगा कुछ ऐसा होता है हमारे डेली लाइफ में भी, और ये वाला सारी सिस्टम है। तो कोई आना जाना नहीं है, खुद के घर में रोटेट करता है, मूव करता है, इधर उधर जाता है, लेकिन हाँ पूरे कॉलोनी में एक दूसरे के घर में आ जा नहीं जा सकता है कोई भी मेंबर। इस तरह का कंडीशन ऐसा होता है। हाँ एक सिचुएशन ऐसा भी है जबकि इसके साथ घटता है शहर में भी, तो आदमी एक बार वो जाना आना शुरू करता है। जैसे मान लीजिए कोई ओकेजनली फंक्शन हो जाए तब वो आ जा सकते हैं, वो भी हम दिखाएंगे कि इंसुलेटर के साथ वो ऐसा ओकेजनली क्या कंडीशंस पैदा हो। तो मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाए, अचानक मौत हो जाए, वहां पे तो भीड़ जमा हो जाता है ना, सब एक दूसरे से मिलने लगते हैं, तो वो भी एक कंडीशन पैदा कर सकते हैं इस इंसुलेटर में भी। वो कैसे करेंगे और क्या करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे, तो वीडियो पर बने रहिए, आगे आपको देखने को मिलेगा वो भी सिचुएशन। यानी कि हम एक ऐसा सिचुएशन पैदा करें कि ये मिलजुल सकता है, और जब ये मिलना जुलना शुरू करेगा तो समझिए कि ये भी कंडक्टर की तरह व्यवहार करने लगेगा। और इसमें ये तो कर ही रहा है, तो आपको इतना दूर तक समझ में आ गया होगा। चलिए इसके आगे हम देखते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स है कि कंडक्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ पॉइंट्स वाली बातें करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, जो सबसे किसी भी एटम के बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे कक्षा जब 5 हो 6 हो। तो यानी बाहरी कक्षा वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बॉन्ड है, मतलब बहुत कम बंधन से बंधा है, और इसी को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्या, कंडक्टर इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये मूवमेंट के लिए फ्री है। लेकिन इसी के अंदर देखें तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है फ्री मूवमेंट नहीं करता है, इसमें क्या होता है, टाइटली पैक्ड होता है, और जब टाइटली पैक्ड होता है तो इसको आप फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर लूजली बॉन्ड किसमें, कंडक्टर में, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर टाइटली पैक्ड इन किसमें, इंसुलेटर में। तो टाइटली का मतलब है मजबूत बंधन से बंधा हुआ है। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हम कहें, दूसरा नंबर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें क्या है, ए लार्ज नंबर। क्या मिलेगा हमको, एक लार्ज नंबर मिलेगा, बहुत ज्यादा संख्या में इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होगा। लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें अगर हम कहें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इसमें नहीं के बराबर है। तीसरा पॉइंट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि
अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है तो वो किस तरह का फ्री है, देखिए आपको हम पॉइंट बता देते हैं और एक हमने यहाँ पे दे दिए, लिख देंगे, उसको आप एक बार उतार लीजिएगा। तो लिखने का टेंशन छोड़ दीजिएगा कि जो इंसुलेटर के लिए वो मुख्य पॉइंट क्या है और कंडक्टर के लिए मुख्य पॉइंट क्या है, इसको देख लीजिए और इसको उतार लीजिए। तो लिखने का झंझट खत्म, आपको समझाना सिर्फ मेरा काम है। तो यहां पे देखिए, अभी हमने इसमें कोई वोल्टेज नहीं लगाए हैं। एक सबसे इंटरेस्टिंग इसमें फैक्टर ये चीज है, अभी हमने इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाए, कोई वोल्टेज नहीं लगाए, मान लीजिए, तब भी ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यानी किस वोल्टेज पर ये मूव कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या, जीरो, कोई पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस नहीं है, तब भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। हम इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखें तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है, कहां तक मूव करता है, तो ये मूव करता है कहां तक, सरफेस तक करता है, सरफेस के बाहर नहीं गिर जाता है। आप कोई भी कंडक्टर ले लीजिए, मान लीजिए अगर यही एक कंडक्टर होता तो इसका इलेक्ट्रॉन यहां पे किनारे वाला वो घूम फिर के यहां तक आता और इस किनारे तक आता, लेकिन इस किनारे से अपने आप नहीं टपक जाता, चाहे कितना ही बढ़िया कंडक्टर क्यों ना हो। तो इसका मतलब क्या है, कंडक्टर का भी इलेक्ट्रॉन फ्री है, लेकिन वो मूव करता है, कहां तक मूव करता है, तो सरफेस के भीतर, सतह के भीतर इधर उधर कर सकता है मूवमेंट, यानी कि सरफेस भी जंप कर जाता है, चाहे वो इंसुलेटर कंडक्टर बेहतर कितना क्यों ना हो। बात क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए भी एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो इसको हम बाहरी ऊर्जा देते हैं, और वो ऊर्जा जितना इसको खपत होता है या जितना ऊर्जा देने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं, इसको फाई से डिनोट करते हैं, यानी कि वर्क फंक्शन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वर्क फंक्शन क्या है। आप देखिए इस पॉइंट में क्या कह रहा है कि आप जो एनर्जी आप सप्लाई करते हैं, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के यानी चालक के सतह से बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। तो समझ में आ गया, आप इसको लिख भी लीजिए। को हिंदी में कहते हैं कार्य फलन। तो कार्य फलन आपका जो कॉन्सेप्ट है और भी डिटेल में मिल, जब हम आप डुअल नेचर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पे आपको वापस ये रिपीट होगा, इसलिए यहाँ पे डिटेल नहीं जानते, बस इतना समझ गए कि कुछ ऊर्जा का ही नाम है। अब वो ऊर्जा किस फॉर्म में हो सकता है, वो हो सकता है हीट देने के फॉर्म में हो सकता है, हीट के फॉर्म में भी आप वो ऊर्जा सप्लाई कर सकते हैं। हीट करिएगा, इलेक्ट्रॉन ये क्या होगा, बाहर होगा। आप देखे होंगे जो आयरन होता है, लोहा होता है, उसको गर्म करते हैं तो वो ब्लैक होता है, लेकिन जब धीरे धीरे गर्म होता है तो वो उसका कलर बदलता है, पहले रेड होता है, फिर रेड व्हाइट टाइप का रेड होने लगता है। तो वो जो रेड का जो कलर बदला, वो कलर क्यों बदल रहा है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, उसके सतह से बाहर निकल रहा है, और बाहर निकल रहा है, आ रहा है, और वो फोटोन रिलीज कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे नहीं समझा सकते हैं, बस इतना समझिए कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की वजह से उसका कलर बदल रहा है। तो जब सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इसका बिहेवियर बदलेगा। तो ऊर्जा किस किस रूप में दे सकते हैं, तो एक तो हीट हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में भी दे सकते हैं, दूसरा है सन का लाइट भी पड़ेगा तब भी वो ऊर्जा, इसको एनर्जी मिलेगा। मान लीजिए कुछ ऐसा आया, सन के लाइट आया और इससे इजेक्ट थी, यहाँ से लाइट टकराया और बाहर निकल गया, लेकिन इसको सन का लाइट जो है इसको एनर्जी देके गया, और ये एनर्जी इतना पड़ा कि इसको मिला कि ये बाहर निकल गया। तो ये भी एक। अब देखिए इंसुलेटर के साथ क्या है, कंडक्टर के साथ तो हमने देखा कि उसके इलेक्ट्रॉन फ्री है सतह के भीतर, बस खाली सतह से बाहर निकलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसको हम वर्क फंक्शन करते हैं। लेकिन इसमें देखिए क्या है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो तो मूव कर ही रहा है, लेकिन वो सिर्फ अपने पे कर रहा है, तो इसको तो पहले एक ऊर्जा चाहिए जो इस इलेक्ट्रॉन को जंप करा दे किस पे, दूसरे ऑर्बिट पे, तो ये फ्री होगा, तो उसके लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी इसमें एक्स्ट्रा, जो कि कंडक्टर में नहीं था जरूरत। अब इसमें देखिए, इससे तो एक और चीज है इसमें कि सतह को भी तो जंप कराना है, बाहर करना है, इसके लिए भी ऊर्जा चाहिए। तो इसमें कितना बार ऊर्जा चाहिए, दो चीज के लिए चाहिए, एक तो ऑर्बिट से फ्री करने के लिए, दूसरा सतह से बाहर निकालने के लिए। ये ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाती है कि एक नॉर्मल कंडीशन में इंसुलेटर को कंडक्टर नहीं बना पाते हैं, तो इसके लिए हम बहुत ही ज्यादा कंडीशंस डिफिकल्ट बनाते हैं, तब ये कंडक्टर बनता है, और इसी से जुड़ा हुआ है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अच्छा, इसको हम कब कंडक्टर बना सकते हैं, देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। मान लीजिए ये प्लस है और ये माइनस है,
कर दो, ये माइनस है और ये प्लस है। तो इस प्लस पे अगर हम देखें, ये मान लीजिए इस तरह से इसका इधर यहाँ पे इस तरह से प्लस का वोल्टेज बढ़ गया। मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन का, हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधा है और न्यूक्लियस इसको अंदर की ओर खींच रहा है और घूम रहा है, इसलिए ये स्थिर भी है। लेकिन जैसे ही इधर प्लस पैदा हुआ, ये इसको इधर खींचने लगा। अब यहाँ पे F1 लग रहा है और ये न्यूक्लियस लगा रहा है F2। अब जो फोर्स ज्यादा ताकतवर होगा वो इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा। तो अगर मान लीजिए एक ऐसा समय तो जरूर आएगा कि जब इसको हम बढ़ाते बढ़ाते जाते हैं या बढ़ाने लगते हैं जब वोल्टेज को, तो एक समय जरूर आएगा कि इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इस फोर्स की बढ़ जाएगी। किससे? इससे, और ये बाहर निकल जाएगा। इससे एक ही शब्द, एक ही चीज निकलता है कंक्लूजन, कि एक इंसुलेटर भी कंडक्टर बनाया जा सकता है, बशर्ते उसके लिए क्या चाहिए, वोल्टेज उतना हाई होना चाहिए। तो ऐसा हम देखेंगे आगे और इस वीडियो में कि ऐसा भी सिचुएशन आता है कि एक इंसुलेटर कंडक्टर बन जाता है। तो वो जो बनता है वो कब बनता है, जितना दूर देर तक ये सह सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे तब उसमें हम देखेंगे। हम इसमें देखेंगे कि आखिर जो ये चीज बांटा गया है, ये जो हमने टाइप कैटेगरी किया है, ये हम बेसिकली किस पे किए हैं, जो रेसिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रॉन को मूव करने से रोकता है हर मैटर, वो प्रॉपर्टीज को कहते हैं रेसिस्टेंस। जो रेसिस्टेंस है ये ऑफर करता है हर मटेरियल, लेकिन कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, कोई बहुत ज्यादा करता है, कोई नहीं करता है। इसी के आधार पर कैटेगरी कर दिए हम कि कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा, सेमीकंडक्टर होगा और सुपर कंडक्टर होगा। तो अब जो हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मटेरियल, वो 4 तरह का होगा, क्योंकि एक में तो बिल्कुल नहीं होगा जिसको हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। दूसरा है, एक पहला है जो कंडक्टर है, जिसमें कि रुकावट तो है, कुछ भी कंडक्टर आप लीजिए कुछ ना कुछ होगा, लेकिन हाँ ये है कि वो पूरी तरह से रोक नहीं पाता है, इसीलिए वो कंडक्टर है। जो पूरी तरह से रोक दे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को, इसके अंदर उसका, इसका मतलब है उसके अंदर प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, तो वो करंट को पास होने से रोक दे, तो उस कंडीशंस में उसका रेसिस्टेंस बहुत ही हाई हो जाता है। तो हम इसकी कैटेगरी देखेंगे कि रेसिस्टेंस किसी का ज्यादा है उसका नाम अलग है, किसी का कम है उसका नाम अलग है, लेकिन रेसिस्टेंस हर मटेरियल ऑफर करता है कुछ ना कुछ। हम देखते हैं कि जो टाइप्स ऑफ मटेरियल है वो 4 कैटेगरी हो गया। पहले हमने 2 कैटेगरी में देखा, उसके व्यवहार के बारे में जाना, वो सब चीज हमने देख लिया। अब हम देखते हैं 4 कैटेगरी में क्या क्या अंतर है हल्का हल्का। तो रेसिस्टिविटी के ही आधार पर है। रेसिस्टिविटी आपने 10th में पढ़ा है। रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी 2 अलग अलग चीजें हैं। रेसिस्टेंस का यूनिट ओम होता है और यहाँ पे है ओम मीटर। तो रेसिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं, ये सिंबल है। अब देखिए रेसिस्टिविटी है क्या, तो अगर एक यूनिट लेंथ का और एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का कोई भी मटेरियल जितना रेसिस्टेंस ऑफर करता है, उसी को हम कहते हैं रेसिस्टिविटी। तो बड़ा सिंपल है। क्या है कि अगर कोई मटेरियल का लंबाई 1 यूनिट हो, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर जो भी यूनिट लेना है, तो 1 यूनिट हो और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी 1 यूनिट स्क्वायर होना चाहिए एरिया, तो वो जितना रेसिस्टेंस ऑफर करेगा वही रेसिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेसिस्टिविटी कहलाएगा। तो मतलब आपके दिमाग में हर जो मटेरियल की हम बात करेंगे कि रेसिस्टिविटी इसकी इतनी है, वो आप एक बार दिमाग में ये दौड़ा लीजिएगा कि हर चीज का 1 यूनिट लंबाई है और उसका क्रॉस सेक्शन 1 है। तो वो सभी के लिए डायमेंशन, जो इसका जो एरिया है या जो वॉल्यूम है, वो सभी के लिए सेम होगा, उसी में सभी का अंतर होगा, अलग अलग रेसिस्टेंस ऑफर करता होगा। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कंडक्टर का जो क्या है, रेंज क्या है। तो रेसिस्टिविटी इसकी कहां से होता है, 10 पे पावर -8 जो सबसे कम है, और फिर कहां तक 10 से पावर -2 तक इसको हम जाते हैं, जिसको ओम मीटर कहते हैं। और ये असल में ये ओम से ये 0 तक भी जा सकता है बेसिकली, जिसको हम कहते हैं कि ये कंडक्टर का काम करता है। जैसे कि अगर आप सिल्वर को देखिए 10 पे पावर 8 माइनस ऑर्डर में है, और यहाँ पे वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर है ये भी कंडक्ट कर जाता है, तो इसकी भी ऑर्डर इसी के रेंज में, यानी कि 10 पे पावर क्या है 1 भी आ सकता है, यहां तक भी ये कंडक्टर ही कहलाएगा। अब देखिए सेमी कंडक्टर, ये सब वेरिएबल है, सभी के लिए मटेरियल के लिए अलग अलग हो सकता है। ये तो एक हम रफली डाटा दिए हैं, इस डाटा को आप बहुत पकड़ के मत बैठ जाइएगा। तो ये एक रफली डाटा है जिसमें कि ये सेमीकंडक्टर का है कि 10 टू द पावर 0 ऑर्डर से कहां तक जा सकता है, 10 टू द पावर 5 ओम मीटर तक ऑर्डर जा सकता है। इसमें देखिए कुछ एग्जांपल है, जैसे सिलिकॉन है,
तो सिलिकॉन का कितना है 10 पे पावर 3 ऑर्डर है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम एक ऐसा मटेरियल है जो सेमीकंडक्टर में आता है, उसका ऑर्डर ये है। इसके बाद अगर हम देखें इंसुलेटर का, हाँ ये वेरिएबल है, सबके लिए अलग अलग होगा, किसी में 2 होगा, किसी में पावर 3 होगा, किसी में 4 भी होगा, इस तरह का कई मटेरियल हो सकता है। इसमें देखिए 10 पावर 6 से कितना जा रहा है 25 तक जा रहा है ओम मीटर तक। कुछ ग्लास का देखिए, इसमें ग्लास जो हम बेसिकली देखते हैं वो इंसुलेटर है, तो उसका 10 टू द पावर 10 ऑर्डर से 15 ऑर्डर तक होता है। और टेफ्लॉन आप देखे होंगे, जो मटेरियल आज के डेट में बनता है कुकर सबका जो बनाते हैं नीचे इंडक्शन ओवन वाला, उसमें टेफ्लॉन कोटिंग यूज करता है। तो वो टेफ्लॉन का अगर हम मटेरियल का बना होता है, जो ब्लैक जैसा दिखता है, ज्यादातर देखते हो अथी वाला कुकर उकर का जो खाना बनाने वाला जो बर्तन होता है वो ब्लैक टाइप में आता है, उसमें टेफ्लॉन का लेयर चढ़ा होता है। तो टेफ्लॉन का अगर हम देखें रेसिस्टिविटी तो बहुत ही हाई है, 10 टू द पावर क्या है 25 ओम मीटर, ये लगता है सबसे ज्यादा है। तो कहने का मतलब, और सुपर कंडक्टर का अगर हम रेसिस्टिविटी देखें तो बिल्कुल नहीं है, मतलब इसमें रेसिस्टेंस ऑफर करता ही नहीं है ये। अच्छा, ये बनता कैसे है, ये कौन कंडीशंस में बनता है, इन सारे चीजों को अभी थोड़ा सा हम आगे स्टडी करेंगे। हम देखते हैं कि एक बल्ब लगाए, फिर से वही है, एक डंडा यहाँ पे रखे और ये बल्ब जल गया, तो हम समझेंगे कि ये क्या है, कंडक्टर है। तो रखे यहाँ पे बल्ब रखे और एक मटेरियल हमने ये से रखा, और जैसे ही इस मटेरियल को हम रखते हैं ये बल्ब नहीं जलता है। देखिए नॉर्मल कंडीशन में ये नहीं जल रहा है, लेकिन जैसे ही हम इस मटेरियल के नीचे से मान लीजिए मोमबत्ती जलाए, हीट करना शुरू कर दिए, ये बल्ब ग्लो कर गया। तो इसका मतलब मोमबत्ती के हीट करने से ही ये ग्लो कर गया, इसका मतलब ये कंडक्टर बन गया। तो अगर हम एक इसी को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। अगर कोई सेमीकंडक्टर को थोड़ा सा हीट दिया जाए, अगर हम किसी भी सेमीकंडक्टर को थोड़ा सा हीट करें तो ये किसके तरह व्यवहार करने लगता है, कंडक्टर के तरह। और अगर इसको नॉर्मल कंडीशन पर देखें तो नॉर्मल कंडीशन में ये कैसा नजर आता है, तो नॉर्मल कंडीशन में ये नजर आता है इंसुलेटर के तरह, क्योंकि बल्ब नहीं जल रहा था। जैसे ही इसको आप हटाए, हीट खत्म हो गया, ये बल्ब बुझ गया, जैसे ही इसको हीट किया बल्ब जल गया। तो ऐसे भी मटेरियल है हमारे पास जिसको सेलेनियम कहते हैं। आपने अगर वो लेक्चर देखा होगा जो प्रिंटर पर था कॉन्सेप्ट, उसमें सेलेनियम होता है और वही इसका हार्ट होता है, यानी कि वो अगर खराब हो गया, वैसा उसकी घिस गए उसका लेयर, तो उस तरह का व्यवहार करना बंद कर दिया, तो इसका मतलब वो कंडक्टर बनना बंद हो गया, तो आप प्रिंट भी नहीं कर सकते। इसका एक और तरीका है कि यहाँ पे लाइट लाइए, उसमें लेजर लाइट डालते थे और उसके बाद लाइट जैसे आया ये बल्ब जला देगा, लाइट बंद हुआ बल्ब बुझ गया। इसका मतलब क्या है, ये लाइट ही पड़ने से इस मटेरियल को इतना एनर्जी मिल जाता है एटम को। आप इसको अगर एटॉमिक लेवल पर देखिएगा तो क्या देखेगा कि लाइट पड़ने से इसके इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी मिलता है कि ये न्यूक्लियस से फ्री हो जाता है और वो फिर ये मूव करना शुरू कर देता है, यानी कंडक्टर की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। तो ऐसे मटेरियल जिसमें कम ऊर्जा दिए और वो कंडक्टर बन गया, उसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसका भी रेसिस्टिविटी भी आप देखे थे, इससे थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन इंसुलेटर से थोड़ा कम होता है, इसीलिए ये इस तरह का व्यवहार शो करता है, यानी मेडिएटर है ये दोनों बन सकता है, कंडक्टर की तरह भी बन सकता है, इंसुलेटर की तरह। और ये कंडीशंस क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में एक सेमीकंडक्टर किस तरह व्यवहार करेगा, इंसुलेटर की तरह, लेकिन अगर उस पर अगर हम थोड़ा सा हीट डालें या उस पर लाइट डालें तो वो कंडक्टर की तरह व्यवहार करेगा। यानी हीट या एनर्जी सप्लाई कर दें या एनर्जी किसी तरह सप्लाई करें तो वो सेमीकंडक्टर कंडक्टर बन जाता है। लेकिन एक और इसमें इंपॉर्टेंट है जिसका कि हम कहते हैं ये सुपर कंडक्टर। अच्छा, इंसुलेटर तो आप जान ही रहे कि कितनों इसमें हीट दें, नॉर्मली कंडीशन में ये कुछ नहीं होने वाला है, इसमें तो बल्ब जलना ही नहीं है। बहुत ज्यादा देंगे, बहुत ज्यादा, अब कॉन्सेप्ट को, बात को समझिए, बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे इसके तुलना में, तब जाके ये हो सकता है कि कंडक्टर भी बन जाए। तो यानी कि सुपर कंडक्टर कब होता है, आप कंडक्टर को गर्म कीजिएगा तब सुपर कंडक्टर होगा कि ठंडा कीजिएगा। जैसे कि अगर आप इसके लॉजिक से देखें कि सेमीकंडक्टर को अगर हम गर्म करते थे तो कंडक्टर हो गया, और इसको और गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुपर कंडक्टर। तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट गलत है, इसको बल्कि हम ठंडा करते हैं, टेम्परेचर हम डिक्रीज करते हैं। डिक्रीज जब इसका कितना टेम्परेचर कर दें डिक्रीज, तो टेम्परेचर लगभग कितना कर दें 0 केल्विन, या इसको आप कह सकते हैं -273 डिग्री सेल्सियस। अब सोचिए इतना डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंचा दें किसी कंडक्टर को, चिल्ड कर दें,
तब वो सुपर कंडक्टर की तरह व्यवहार करता है। आपको लग रहा होगा किसी को गर्म कर रहे हैं तो वो कंडक्टर बन जा रहा है, किसी और कंडक्टर को गर्म कर रहे हैं तो इंसुलेटर बन जा रहा है। हाँ, ये भी बात देखिए, कंडक्टर को गर्म कीजिएगा तो ये इंसुलेटर की तरह व्यवहार करेगा अगर इसमें हीट दीजिएगा। अच्छा, ये जो व्यवहार है सबका अपना अपना है, इंसानों में भी कई तरह का आदमी मिलता है, सभी का अपना अपना व्यवहार होता है, उसी तरह इसके साथ भी है। इसके साथ हीट कीजिएगा तो ये कंडक्टर इंसुलेटर बनेगा, और इसको ठंडा कीजिएगा तो सुपर कंडक्टर बनेगा, मतलब रेसिस्टेंस लो हो जाएगा। लेकिन सेमीकंडक्टर को गर्म कीजिएगा तो कंडक्टर बनेगा। तो ये देखिए चार्ट आपको समझ में आया कि किस तरह से कौन बन रहा है, किस तरह करने से। तो आप एक बार इसको ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका जो दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या इतना टेम्परेचर, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आप किसी फ्रिज में देखते होंगे, रखते होंगे कोई चीज अगर ठंडा करने के लिए, तो -20 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन -273 डिग्री सेल्सियस तक क्या ये पॉसिबल है? तो देखिए आउट ऑफ लैब अगर हम बात करें, लैब के बाहर की बात करें, तो ये संभव नहीं लगता है, ऐसे नहीं जनरली हर जगह बनाया जा सकता है। हाँ, लैब में पॉसिबल है, लैब में बनाते हैं साइंटिस्ट और उसको यूज करते हैं। और जो इसको देखा गया कि कौन सा कंडक्टर सुपर कंडक्टर बना है, तो मरकरी ऐसा है, मरकरी को जब ठंडा किया गया, जो मरकरी आप पारा देखते हैं थर्मोमीटर में, वो मरकरी को जब बहुत ठंडा किया गया, यानी 273 डिग्री सेल्सियस अगर मान लीजिए ठंडा कर दिया, तब उसको हमको मिला कि वो उसका जो व्यवहार है, रेसिस्टेंस कम हो रहा है और वो सुपर कंडक्टर बन गया। तो वो एक मरकरी को भी बनाया गया है। तो मरकरी भी सुपर कंडक्टर हो सकता है, बशर्ते उसको क्या करें, उतना टेम्परेचर तक पहुंचा दें, अदरवाइज वो क्या है, कंडक्टर है। तो कंडक्टर ही सुपर कंडक्टर बन जाएगा, यानी मेटल को सुपर कंडक्टर बनाते हैं, लेकिन कितना, बहुत ही निम्न टेम्परेचर पे। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, कम होते जाएगी, और ये धीरे 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 जब बहुत चिल्ड हो जाएगा तो रेसिस्टिविटी इसकी 0 हो जाएगी। तो वही सुपर कंडीशन का सिचुएशन पैदा हो जाएगा। तो सुपर कंडक्टर हमेशा नहीं बना के रख सकते हैं। अच्छा, इसको हिंदी में देखिए क्या है, चालक, ये क्या है, अर्धचालक, ये क्या है, अचालक, और ये क्या है, अति चालक, सुपर चालक भी कहते हैं। अब जो ये सिचुएशन है कि ये सुपर कंडक्टर बन जाए तो हमारे लिए क्या फायदा हो सकता है, आप देखिए जितने भी बिजली में आप यूज करते हैं तार को, तो तार के बाद ये बल्ब जलाते हैं, तो बल्ब जलाने के लिए इसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है, और विद्युत धारा जितना प्रवाहित होगा इसमें रेसिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगा, और जब ये रेसिस्टेंस होगा तो देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है I²RT, यानी कि करंट जैसे ही पास होगा इस तार से, कोई भी तार हो जिसमें रेसिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ, वो हीट बनाएगा। और हमारे लिए क्या है, हम बल्ब जलाने के लिए यूज कर रहे हैं कि तार को गर्म करने के लिए, बल्ब जलाने के लिए फायदे में यूज कर रहे हैं, लेकिन वो हीट फालतू में बन रहा है। तो ये हीट हमारा लॉस फॉर्म है एनर्जी का, और ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम देता है। लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन एक ही है कि रेसिस्टेंस किसी तरह तार का जो वायर है उसका 0 कर दें, यानी कि सुपर कंडक्टर बना लें उस मटेरियल को, तो ही वो हीट को, लॉस को कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। सवाल है, ऐसा कंडीशन अभी नहीं पैदा कर सकते हैं। आप जितने भी 6 तार वाला देखे होंगे, खंभे वाला, उसमें 1,32,000 वोल्टेज आता है, अगर उसके तार के चारों साइड इस तरह का ठंडा कर दिया जाए इतना, तो वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा। और जब वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा तो सोचिए कितनी बिजली बचत होगी। लेकिन ये अभी भी तक पॉसिबल नहीं है। ये बात हम जानते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं प्रैक्टिकली। तो ये आपको बात समझ में आ गया होगा, सुपर कंडक्टर बन जाता तो कितना फायदा है। कोई और हो सकता है, टेक्नोलॉजी आए, तरीका है जिससे सुपर कंडक्टर बनाया जा सकता है, ये अभी तक कोई फिक्स नहीं है। तो अगर ऐसा आए तो हो सकता है हम हीट को, जो लॉस होता है हमारा एनर्जी बेकार में, वो बच जाए। हर तार हीट हो रहा है, लेकिन वो क्या है कि बाहर एनवायरनमेंट से कनेक्टेड रहता है, तो हीट बाहर निकलते रहता है, तो हमें पता नहीं चलता है गर्म हुआ है, लेकिन गर्म तो होगा क्योंकि उसमें रेसिस्टेंस है। चलिए, तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि सुपर कंडक्टर, इंसुलेटर और क्या है, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में क्या अंतर है। ये आप 12th लेवल तक में अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वो आपको नेक्स्ट पार्ट करके हम वो वीडियो में दे देंगे, आप उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि इसका जो थोड़ा सा लेंदी हो गया चीजें समझने में, इसीलिए इसको हम इसके साथ इंक्लूड नहीं कर रहे हैं ये टॉपिक। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला जो टॉपिक है वो अलग से बना देंगे, आप उसको देखिएगा। तो वो पार्ट इसका 1 हो गया, वो पार्ट 2 हो गया, और इलेक्ट्रोस्कोप पार्ट 3 कर देंगे। तो देखिए
एक्चुअली क्या है ना कि जब आप साइंस को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको समय देना पड़ेगा। आप फर्स्ट टाइम देख रहा है उसके लिए तो समय चाहिए, लेकिन जो बच्चा सेकंड टाइम देख रहा है उसके लिए समय की जरूरत नहीं है। तो चलिए, आज का लेक्चर इतना ही। धन्यवाद।